नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में सेकंड कार्नेटिक वॉर, देखो मैंने फर्स्ट कार्नेटिक वॉर आपको एक रिवीजन पर्पज से थोड़ा सा बताया। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में क्या था, उसका एंड होता है 1748 में। अब सेकंड कार्नेटिक वॉर को हम पढ़ें भाई किनके बीच में ये वॉर हुई, तो उससे पहले थोड़ा सा एक बार एक बैकग्राउंड देख लेते हैं कि पीछे की साइड में क्या हो रहा है। 1700 में मुगल एम्पायर क्या था। मुगल एम्पायर वॉज ऑन पीक ड्यूरिंग औरंगजेब रूल। जब औरंगजेब रूल कर रहे थे तो मुगल एम्पायर अपने पीक पे था, बिल्कुल मजबूत, स्ट्रॉन्ग, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन भी बढ़िया था। जो क्या था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर औरंगजेब के अंडर में प्रोविंस XYZ, कोई भी जितने भी प्रोविंस थे वो सब, उनमें क्या था, सूबा होते थे भाई। जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है, उनको सूबा बोला जाता था। सूबा हो गए XYZ, कोई भी सूबा। देखो एक प्रोविंस में कितने भी सूबे हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है वो कितना बड़ा है। अब सूबे में क्या है, सब गवर्नर थे, ठीक है, डिप्टी गवर्नर को अपॉइंट किया जाता था। ये एक जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था, ये यहाँ पे औरंगजेब के अंडर में चल रहा था। अब 1707 में क्या है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब डाइड। मतलब क्या है कि जो एम्पायर है, मुगल एम्पायर, वो डिक्लाइन होना स्टार्ट करता है। और इसी की वजह से सम ऑफ द गवर्नर्स ऑफ द मुगल प्रोविंसेस डिक्लेयर देमसेल्फ, और जो गवर्नर बैठे थे प्रोविंसेस में, वो अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं क्या, ऑटोनॉमस स्टेट। ठीक है भैया, हम अब आज़ाद हैं, ये हमारा है एरिया, हमारा प्रोविंस है, हम अपने डिसीजन पे इसको अब रन करेंगे। डिक्लेयर देमसेल्फ एज द निजाम ऑफ द ऑटोनॉमस स्टेट। वो अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं क्या, निजाम उस ऑटोनॉमस स्टेट का। दिस स्टेट्स ऑल्सो कॉल्ड सक्सेसर स्टेट। और ये जो जिन भी प्रोविंसेस में ऐसे डिक्लेयर किया गया खुद को, भाई ऑटोनोमस स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया कि भैया अब हम मुगल एम्पायर के अंडर में नहीं आते, अब जो भी वहां गद्दी पे बैठे बेशक बैठे, लेकिन अब हमारे हिसाब से हमारा प्रोविंस रन करेगा। तो इन स्टेट को, जिन्होंने भी डिक्लेयर किया खुद को ऑटोनोमस स्टेट, इन स्टेट्स को क्या बोला गया, ऑल्सो कॉल्ड सक्सेसर स्टेट। सक्सेसर स्टेट क्या है, जैसे कि हैदराबाद। सबसे पहले कौन करते हैं, देखो भैया, हैदराबाद में जो आसिफ जा वन है, ये डिक्लेयर करते हैं खुद को हिमसेल्फ एज द निजाम ऑफ हैदराबाद इन द ईयर 1724 में। ये डिक्लेयर करते हैं आसिफ जा खुद को हैदराबाद का निजाम, वो भी ऑटोनॉमस स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं कि भैया हम सक्सेसर स्टेट है। ठीक है, मतलब ये आजाद हैं, अब इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं देना मुगल एम्पायर की जो गद्दी है उस पे दिल्ली में कौन बैठता है। उसके बाद है डिफरेंट सूबाज नियर हैदराबाद, और हैदराबाद के साथ में जितने भी सूबाज थे, एंड इन मुगल एम्पायर डिप्टी गवर्नर वर अपॉइंटेड दैट टाइम। और उस टाइम पे मुगल एम्पायर के टाइम पे, औरंगजेब के टाइम पे, जो भी डिप्टी गवर्नर को अपॉइंट किया गया था दैट टाइम, लाइक ए सूबा वाज कार्नेटिक, जैसे कार्नेटिक है ये सूबा था। एंड दैट टाइम, अब ये जो भी गवर्नर थे, ये ऐसा नहीं है डिफरेंट सूबाज में ये काम कर रहे हैं। ठीक है, दैट टाइम इन कार्नेटिक डिप्टी गवर्नर वाज मोहम्मद सैयद। और जो कार्नेटिक वाला जो सूबा था, इसमें क्या है, मोहम्मद सैयद क्या थे भैया, डिप्टी गवर्नर थे। आसिफ जा मेड हिम नवाब ऑफ कार्नेटिक। और आसिफ जा जो हैदराबाद के निजाम खुद को डिक्लेयर करते हैं, ये कार्नेटिक का नवाब किसको बनाते हैं भैया, मोहम्मद सैयद को। आपने एक सैयद डेंसिटी पढ़ी होगी, वो मिडविल हिस्ट्री में हम देखेंगे। ठीक है, वो अभी यहाँ का टॉपिक नहीं है, लेकिन क्या है, ये मुगल एम्पायर के अंडर में थे सारे। अब क्या है, ये जो हैदराबाद के जो नवाब है, निजाम जो बने हैं, नवाब जो बने हैं निजाम, ये जनाब क्या करते हैं, जो आसपास के सूबे हैं उनमें क्या है, जैसे कार्नेटिक है तो वहां के नवाब को बना देते हैं क्या, वहां का नवाब किसको बना देते हैं, वहां के जो डिप्टी गवर्नर थे उसी को, मोहम्मद सैयद को। लाइक दैट स्टार्ट्स ऑफ टू डायनेस्टी। अब ये कार्नेटिक के नवाब बन गए, एंड गेव टाइटल, और इनको टाइटल दिया जाता है सदातुल्ला खान वन। ठीक है, इनको टाइटल दिया जाता है किसको, नवाब ऑफ कार्नेटिक के कौन है, मोहम्मद सैयद। लाइक दैट स्टार्ट्स ऑफ टू डायनेस्टी, और इसी तरह से दो डायनेस्टी स्टार्ट होती है। इन हैदराबाद में आसिफ जा डायनेस्टी, और इन कार्नेटिक में नावहियत डायनेस्टी। लेकिन जो कार्नेटिक के नवाब बने, ये सदातुल्ला खान वन, इनका कोई भी बेटा नहीं था। देन ये क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं हिज ब्रदर सन। क्या नाम है इनके ब्रदर का, सन का, दोस्त अली। इनके मतलब जो ब्रदर है उनका बेटा है दोस्त अली, और इनके भाई का नाम क्या है, हिज ब्रदर गुलाम अली। ठीक है, तो इनके बेटे को ये क्या अडॉप्ट करते हैं। दोस्त अली बिकम नवाब इन 1732 में, दोस्त अली है ये नवाब बनते हैं टू 1740 तक। व्हेन सदातुल्ला खान वन डाइड इन 1732 में, जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनके जो सन थे, इनके भाई के सन, दोस्त अली, ये नवाब बनते हैं। अब दोस्त अली के कौन बेटे थे, सफदर अली खान, ये इनके दोस्त अली के बेटे थे। और जो चंद साहिब थे, ये कौन थे, ये दोस्त अली की बेटी के हस्बैंड। ठीक है, तो ये चंद साहिब क्या हो गए, इनके सन इन लो। उसके बाद क्या है, सफदर
सफदर अली खान, अब सफदर अली खान मतलब क्या है, दोस्त अली के जो बेटे थे वही, सफदर अली खान बिकम नवाब इन 1740 में नवाब बनते हैं। और ये कब तक बनते हैं, 1742 तक। और इनको मार दिया जाता है कब, 1742 में इनकी मृत्यु कर दी जाती है, इनको मार दिया जाता है। हिज सन एट ए टाइम वो जस्ट चाइल्ड, और उस टाइम पे जब इनकी मृत्यु होती है तो इनका जो बेटा था वो बहुत छोटा था। एंड चंदा साहिब, और इनको कैप्चर कर लिया जाता है किनके द्वारा, मराठा के द्वारा, जो मराठास थे उनके द्वारा इनको कैप्चर कर लिया जाता है। चंदा साहिब वॉज कैप्चर्ड एंड इम्प्रिजन बाय द मराठास, चंदा साहिब को कैप्चर करके और जेल में डाल दिया जाता है मराठास के द्वारा। कहाँ पे, सैगी ऑफ तिरुचिरापल्ली में, इन कब, 1741 में। और ये किसके द्वारा लेड किए जा रहे थे मराठास, जनरल रघुजी भोसले के द्वारा, अंडर द ऑर्डर ऑफ छत्रपति साहू। और किन के अंडर में, अंडर द ऑर्डर ऑफ छत्रपति साहू के अंडर में, ये उनके ऑर्डर पे ये सारे काम किए जा रहे थे। इनको कैप्चर करके जेल में डाल दिया, और किन के द्वारा, जो जनरल थे रघुजी भोसले उनके द्वारा। लेकिन चंदा साहिब क्या कहते हैं कि भैया आई वॉन्ट टू बिकम नवाब ऑफ हिज डायनेस्टी, और कर्नाटक का नवाब मैं बनना चाहता हूँ, मैं बनना चाहिए क्योंकि मेरा हक है। इन एनी सिचुएशन, वो कहते हैं किसी भी सिचुएशन में मैं कर्नाटक का नवाब बनना चाहता हूं। तो ही जॉइन हैंड्स विद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो हाथ मिला लेते हैं किसके साथ में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। विद दिस इन जून 1748 में आसिफ जावन जो हैदराबाद के निजाम थे उनकी मृत्यु हो जाती है। कब, 1748 में। मीन्स सीट ऑफ निजाम इन हैदराबाद वॉज एम्प्टी, और इस टाइम पे हैदराबाद के निजाम की सीट क्या है, खाली है, क्योंकि आसिफ जावन की मृत्यु हो जाती है। उनके बेटे क्या है, नासिर जंग, जो उनके बेटे हैं। और जो मुजफ्फर जंग है वो ग्रैंडसन है, मतलब क्या है, ये मुजफ्फर जंग के आसिफ जावन क्या थे, ये नाना थे, ठीक है। तो नासिर जंग अटेम्प्टेड टू किल हिज फादर आसर जा वन इन द ईयर 1741 में, 41 में। इन द ईयर 1741 में क्या है, जो इनके बेटे नासिर जंग ये अपने बाप को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सफल नहीं हो पाते। तो क्या है, बट हिमसेल्फ गोट बीटन अप, और इनको काफी मारा जाता है। एंड दैट्स व्हाई आसिफ जावन मेक हिज सक्सेसर मुजफ्फर जंग, और इसीलिए इनको तो विश्वास था नहीं, ये खुद अपने बाप को मारने की कोशिश की, इसने अटेम्प्ट किया। तो इसीलिए आसिफ जंग क्या है, वो अपना सक्सेसर किसको चुनते हैं, मुजफ्फर जंग को चुनते हैं कि भैया मेरी मृत्यु के बाद जो नवाब बैठेंगे वो कौन बनेंगे, वो कौन बैठेंगे, मुजफ्फर जंग। अब आप स्टोरी रिलेट कर सकते हो, कर्नाटक में क्या है, जो चंद साहिब है वो अपने भाई गद्दी पाना चाहता है, वहां पे अनवरुद्दीन बैठा है, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ मिला लेता है। यहाँ पे हैदराबाद में क्या, आसिफ जंग की मृत्यु हो जाती है, ये खुद इनको मारना चाहते थे, तो लेकिन इनको पिटाई करके अच्छे से और इनको साइड में कर दिया जाता है। ये आसिफ जा अपना सक्सेसर किनको चुन लेते हैं, मुजफ्फर जंग को। अब यहाँ पे क्रिएट होता है एक सीन, देखो अब यहाँ पे लड़ाई होती है नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में कि कौन भैया अलग अलग अपनी गद्दियों पे बैठेगा। नासिर जंग क्या सोचते हैं कि भैया हैदराबाद का जो निजाम है वो बनूं, और मुजफ्फर जंग क्या है, वो भैया बने हुए हैं क्योंकि आसिफ जावन इनको बना के गए अपना सक्सेसर। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। अब इनको कौन सपोर्ट करता है, देखो नासिर जंग कहते हैं, ही सेड हाउ मुजफ्फर जंग बिकम नवाब विद माई प्रेजेंस, भाई मेरे रहते वो नवाब कैसे बन सकता है, मैं तो उनका भाई लीगल बेटा, तो पहला तो वही है, तो वो कैसे बन सकता है, कौन, मुजफ्फर जंग। अब जो नासिर जंग है जो अभी तक नवाब नहीं बने, ये किसके द्वारा सपोर्ट किए जा रहे हैं, अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन कौन है भैया, कर्नाटक के नवाब है। ही जॉइन हैंड विद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो अनवरुद्दीन है ये हाथ मिला लेते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। यहाँ दूसरी साइड में क्या है, मुजफ्फर जंग की साइड में, मुजफ्फर जंग किस इनको क्योंकि ये भी गद्दी पे बैठे हैं, और यहाँ पे किनका सपोर्ट है इनको, चंद साहिब का, क्योंकि यहाँ पे चंद साहिब भी तो गद्दी पे बैठना चाहते हैं ना, कर्नाटक की गद्दी पे बैठना चाहते हैं इसको, क्योंकि इसका सपोर्ट इसको है। तो भाई ये तो चंद साहिब इसके सपोर्ट में जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो दुश्मन हो गया कि अनवरुद्दीन इसको सपोर्ट कर रहा है। तो चंद साहिब किसके सपोर्ट में जाएंगे, मुजफ्फर जंग के सपोर्ट में जाएंगे, ठीक है, ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और चंद साहिब को सपोर्ट किसका है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट है, कि जो नासिर जंग है हैदराबाद के, जो ये आसिफ जावन के जो बेटे हैं, ये बनना चाहते हैं नवाब। अब इनके दुश्मन कौन है, मुजफ्फर जंग जो गद्दी पे बैठे हैं। अनवरुद्दीन क्या है, ये गद्दी पे बैठे हैं कर्नाटक की, ठीक है, और ये चंद साहिब क्या है, ये इसको उठा के यहाँ पे बैठना चाहते थे। ये भी एक दूसरे के दुश्मन है, और ब्रिटिश इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये एक दूसरे के दुश्मन रहते ही है। ये तो हमने फर्स्ट कर्नाटक वॉर में देख लिया। अब यहाँ पे बैटल होती है भैया, बैटल ऑफ अंबर 1748 में। नासिर जंग, अनवरुद्दीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और मुजफ्फर जंग चंद साहिब और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और इस बैटल में क्या होता है, अनवरुद्दीन को
डिफीट कर दिया जाता है और किल कर दिया जाता है इन द बैटल ऑफ एम्बर। अब अनवरुद्दीन तो क्या है भैया, ये कार्नेटिक के नवाब थे, ठीक है, एंड चंद साहिब बिकम द नवाब ऑफ कार्नेटिक। अब चंद साहिब क्या है भैया, नवाब बनेंगे कार्नेटिक की, क्योंकि वो तो चाहते थे ना कि अनवरुद्दीन को हटाया जाए, क्योंकि भैया इन्होंने ही तो इनके जो भाई थे, मतलब भाई कह सकते हैं, उनकी मृत्यु कराई थी, जो छोटा बच्चा था, जो हमने पीछे वीडियो में डिस्कस किया। तो यही तो नवाब बनना चाहते थे, मराठा के कैप्चर में यही तो थे, तो यही क्या नवाब बनना चाहते थे अनवरुद्दीन को हटा के। अनवरुद्दीन क्या मारा गया, तो ये क्या बनते हैं, नवाब बनते हैं कर्नाटक के। आल्सो चंद साहिब गेव 80 विलेज अराउंड पुडुचेरी टू फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब चंद साहिब की इनकी हेल्प किसने की, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, अपने सोल्जर्स के साथ में। तो चंद साहिब क्या देते हैं इनको इनाम में, 80 जो विलेज हैं वो पुडुचेरी के साथ में जो नियर हैं, वो किसको दे देते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं, लाइक ए रिवॉर्ड। अनवरुद्दीन की डेथ के बाद उनके बेटे आते हैं। मोहम्मद अली खान वल्लाजा वॉज द सन ऑफ अनवरुद्दीन, और नासिर जंग और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो इनको सपोर्ट करती है, किसको, वल्लाजा को। एंड वी ऑल टेक रिवेंज ऑफ अलवरुद्दीन। यार अलग अलग यहाँ पे एल आएगा, अलवरुद्दीन। और दो जो बैटल हैं वो लड़ी जाती हैं तिरुवाड़ी में इन 1750 में, ठीक है। एक साइड में कौन है, चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी साइड में है नासिर जंग और वल्लाजा, जो अलवरुद्दीन के बेटे हैं वल्लाजा, ठीक है, और दूसरे साथ में है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन द आफ्टर मैथ ऑफ बैटल ऑफ तिरुवाड़ी, मोहम्मद अली खान वल्लाजा फेल टू जिंजी फोर्ट। अब भैया ये हार जाते हैं, कौन हार जाते हैं, ये वाली साइड क्या है, हार जाती है, लॉस। तो यहाँ पे जो ये वल्लाजा है ये भाग जाते हैं कहाँ पे, जिंजी फोर्ट में। जिंजी इज ए अराउंड 80 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द कैपिटल ऑफ कार्नेटिक। कार्नेटिक की जो कैपिटल थी वो कौन सी थी, आरकोट। तो वहां से 80 किलोमीटर क्या है, जिंजी फोर्ट है, वहां पे ये चले जाते हैं। जिंजी फोर्ट इज नोन फॉर इट्स फोर्टिफिकेशन एंड हैड अर्न्ड द रेपुटेशन ऑफ बीइंग इम्प्रीग्नेबल, ठीक है। तो ये जो जिंजी फोर्ट था, इसका फोर्ट ये अच्छा खासा बहुत बड़ा फोर्ट था, इसकी एक रेपुटेशन थी कि भाई इस फोर्ट के अंदर मतलब जल्दी से अटैक नहीं किया जा सकता, जल्दी से एंटर नहीं किया जा सकता, ठीक। इट हैज हाई वॉल्स, जो ये फोर्ट था इसकी बहुत ऊंची ऊंची वॉल्स थी, स्पेनिंग 13 किलोमीटर तक ये स्पेन किया है इसने, और 3 जो हिल्स हैं वहां तक ये उसमें ये बना हुआ था, फैला हुआ था। तो वल्लाजा तो चले गए भाई, जिंजी फोर्ट में भाग गए। अब मुगल बादशाह औरंगजेब टुक 8 ईयर टू कैप्चर दिस फोर्ट जिंजी। अच्छा ये अभी की बात नहीं, पहले की है। अभी औरंगजेब तो 1707 में उनकी मृत्यु हो गई। तो जो मुगल बादशाह थे औरंगजेब, उनको 8 साल लग गए थे कैप्चर करने में इस जिंजी फोर्ट को। जो फ्रेंच टीम है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्या करती है, घेराबंदी करती है एंड कैप्चर द जिंजी फोर्ट 11 सितंबर 1750 में। 1950 लिख रखा है, बताओ आजादी के बाद किधर से यार। 1750 में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इसकी घेराबंदी करके इसको कैप्चर कर लेती है। डुप्लेक्स कैप्चर जस्ट इन 1 नाइट, और एक ही रात में इसको कैप्चर कर लेते, जहां पे औरंगजेब को 8 साल लग गए थे, यहाँ पे डुप्लेक्स एक ही रात में इसको कैप्चर कर लेते हैं जिंजी फोर्ट को। अब जिंजी फोर्ट में कौन है, वल्लाजा है। ब्रिटिश इंडिया कंपनी और नासिर जंग क्या करते हैं, केम टू जिंजी टू सपोर्ट, वल्लाजा को सपोर्ट देने के लिए ब्रिटिश इंडिया कंपनी और नासिर जंग यहाँ पे आते हैं जिंजी फोर्ट में सपोर्ट करने के लिए वल्लाजा को। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बैटल ऑफ जिंजी 1750 में बैटल होती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, कहाँ पे, जिंजी में। हेयर आल्सो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हैड ए अपर हैंड ओवर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ पे भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का अपर हैंड रहता है, और कहाँ किन के ऊपर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। और जो नासिर जंग है, जो यहाँ पे आए थे सपोर्ट करने के लिए, बैटल ऑफ जिंजी में उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको मार दिया जाता है बाय हिज ओन सपोर्टर्स, और वो भी इन्हीं के सपोर्टर्स के द्वारा। हु इन्फ्लुएंस और सपोर्टेड बाय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इन्फ्लुएंस थे, जो जिनको जो सपोर्ट किया जा रहा था, जिनको कि भाई घूस देके कि आप जो ये नासिर जंग है इसको मार देना यहाँ पे, तो उन्हीं के सपोर्टर ने गद्दारी करके इनको मार दिया। कब मारा, ऑन 16 दिसंबर 1750 को। अब दिसंबर 1750 को, 16 दिसंबर 1750 को, 1750 को। अब दिसंबर 1750 को क्या होता है, मुजफ्फर जंग। अब मुजफ्फर जंग कौन भैया, जो मैंने आपको पीछे बताया, बिकम द निजाम ऑफ हैदराबाद। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था मुजफ्फर जंग के नाना कौन थे, आसिफ जा, जो कहाँ के नवाब थे, जो नवाब थे हैदराबाद के। तो यहाँ पे मुजफ्फर जंग है, उनको नवाब बना दिया जाता है 17
1750 में। और मुजफ्फरजंग गेव टेरिटरीज नियर पुडुचेरी के साथ में जो टेरिटरीज थी वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को मुजफ्फरजंग एज ए गिफ्ट के तौर में, रिवार्ड के तौर पे इनको दे देते हैं। और रिवॉर्ड के साथ साथ यहाँ पे मुजफ्फरजंग के द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को फेमस टाउन था मुसलीपट्टनम आल्सो गेव टू फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है। और 5 लाख रुपीज टू फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रूप्स ईच, और 5-5 लाख रुपए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को और जो ट्रूप्स थे उनको दिए जाते हैं। 20 लाख एंड सेवरल जागीर्स टू डुप्लेक्स, और 20 लाख तक की और जो काफी सोने चांदी की जो चीजें थी वो डुप्लेक्स को दी जाती है। ऑल्सो डुप्लेक्स वॉज मेड ऑनरेरी गवर्नर ऑफ मुगल डोमिनियंस ऑन द ईस्ट कोस्ट फ्रॉम द रिवर कृष्णा टू कन्याकुमारी तक। जो ये कोस्ट थी यहाँ पे जो डुप्लेक्स है उनको ऑनरेरी गवर्नर बना दिया जाता है मुगल डोमिनियंस का। लेकिन जो बैटल ऑफ जिंजी थी वहां पे वल्लजा की मृत्यु नहीं होती है, वो अभी भी बचा हुआ है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सोचती है कि कहाँ पे है ये बंदा। तो ड्यूरिंग द बैटल ऑफ जिंजी मोहम्मद अली खान वल्लजा फ्लैड टू त्रिचिन्नपोली सो फार फ्रॉम जिंजी। अब जिंजी से काफी दूर है त्रिचिन्नपोली, वहां पे ये मोहम्मद अली खान वल्लजा भाग जाते हैं। विद दिस अदर साइड, दूसरी साइड में क्या हो रहा है, मुजफ्फरजंग है दूसरी साइड में, उनको मार दिया जाता है। बैटल ऑफ लक्की रेड्डी पाली पास, वहां पे इस बैटल में उनकी मृत्यु हो जाती है ऑन सीट ऑफ निजाम इन हैदराबाद। और निजाम की सीट पे अब हैदराबाद में कौन बैठेंगे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज मेड सलाबत जंग द निजाम ऑफ हैदराबाद। और सलाबत जंग को यहाँ पे गद्दी पे बैठाया जाता है, हैदराबाद का निजाम बनाया जाता है। सलाबत जंग वॉज द सन ऑफ आसिफ जहा वन एंड यंगर ब्रदर ऑफ नासिर जंग। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, जो सलाबत जंग है वो सन था आसिफ जावन का, ठीक है, एंड यंगर ब्रदर था नासिर जंग का। समझ रहे हो, जो नासिर जंग था जिसने अपने बाप के ऊपर अटैक किया था, उनको मारने की कोशिश की थी, उनका वो छोटा भाई था, ठीक है। इसका नासिर जंग का वो छोटा भाई है कौन, सलाबत जंग, और ये बेटा था किसका, आसिफ जावन का। सलाबत जंग ग्रांटेड द फ्रेंच द एरिया इन आंध्र नोन एज नॉर्थन सरकार। जो सलाबत जंग क्या करते हैं, ग्रांट करते हैं, दे देते हैं फ्रेंच को जो एरिया है कहाँ पे, आंध्रा वाला, नोन एज द नॉर्थन सरकार। भाई अब ऐसा है ना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्री में तो कुछ काम करती नहीं है, अब किसी को भी पावर में लेके आएगी तो उससे अच्छा खासा रिवॉर्ड तो लेगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या करते हैं भाई, या तो पैसा लेते हैं अच्छा खासा, या कोई टेरिटरी ले ली, कुछ एरिया ले लिया जहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो सके। तो इसी तरह सलाबत जंग ने इनको आंध्रा वाला जो एरिया वो दे दिया, जिसको नॉर्थन सरकार बोला जाता था। इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट थे, मुस्तफानगर, एलोर, राजा मुंड्रे और चिकाकोली। तो फ्रेंच ये सारे डिस्ट्रिक्ट किसको दे दिए जाते हैं, सलाबत जंग के द्वारा, किसको, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब फ्रेंच टीम नाउ बिजाइड द त्रिचिन्नपोली फोर्ट इन जुलाई 1751 में घेराबंदी कर ली जाती है इस फोर्ट की। बोथ वल्लजा एंड हिज आर्मी एंड ब्रिटिश ईस्ट कंपनी आर्मी हु केम टू सपोर्ट हिम वाज ट्रैप्ड इनसाइड दिस फोर्ट। और जो इस फोर्ट में वल्लजा और उसके आर्मी, मतलब वल्लजा की आर्मी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है वो आती है स्पोर्ट में वल्लजा के, तो वहां पे उनको ट्रैप में फंसा लिया जाता है। बट रॉबर्ट क्लीव, अब यहाँ पे रॉबर्ट क्लीव का नाम आ गया, मतलब क्या है भैया, मैनेज द एस्केप फ्रॉम द त्रिचिन्नपोली फोर्ट एंड रीच फोर्ट सेट डेविड। और यहाँ पे रॉबर्ट क्लीव कैसे न कैसे मैनेज करके यहाँ से एस्केप कर जाते हैं, कौन से फोर्ट से, त्रिचिन्नपोली फोर्ट से, और कहाँ पे पहुंच जाते हैं, फोर्ट सेट डेविड में, वहां पे वो पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे जो रॉबर्ट क्लीव है वो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आर्मी आई इस फोर्ट में वल्ला जाके इसी में ही है, यहीं पे वो लीड कर रहे हैं। एट फोर्ट सेट डेविड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज लुकिंग फॉर ए वे आउट ऑफ दिस टेरिबल सिचुएशन। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रही है यार हर जगह ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हमें परेशान कर रही है, जो जितनी ये कहीं पे भी हमें नहीं रुकने दे रही, हमारे जो साथी हैं उनको ये कहीं पे भी नहीं रुकने दे रही, अटैक करके उनको मारने की कोशिश कर रही है। तो इस जो ये टेरिबल सिचुएशन है इससे कैसे बाहर निकला जाए, हाउ टू स्टॉप फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो रॉबर्ट क्लीव प्रेजेंटेड ए प्लान। अब रॉबर्ट क्लीव यहाँ पे नाम आता है, ये जनाब क्या करते हैं, ये आर्मी में होते हैं, ये एक प्लान रिप्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ सर ऑफिसर्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके सामने ये अपना जो भी प्लान है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। रॉबर्ट क्लीव का क्या प्लान था, ये कहते हैं कि भैया जो चंदा साहिब हैं वल्ला शाह को मारने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में जो अपनी इनकी कार्नेटिक की जो कैपिटल है आरकोट उसको छोड़ चुके हैं, वहां से अभी जा चुके हैं, ठीक है, इनएडिक्वेटली।
और ये कहते हैं कि ही प्लान टू कैप्चर आरकोट। अब वो तो क्या है, चंदा साहिब तो वहाँ पे है नहीं कैपिटल में, तो ये कहते हैं कि हम पीछे से जाके मतलब उनके बैग में उनको पता भी ना चले, भनक भी ना लगे, हम आरकोट पे कैप्चर कर लेते हैं विद ए स्मॉल फोर्सेस के साथ में ये प्लान करते हैं कि आरकोट को कैप्चर कर लेते हैं। फोर्ट सेट जो डेविड है ये यहाँ पे है, आरकोट यहाँ पे है, ठीक है, और जो ट्रिचिनोपोली फोर्ट है वो यहाँ पे है। अब रॉबर्ट क्लीव क्या करते हैं, अटैक करते हैं और कैप्चर कर लेते हैं आरकोट को विद जस्ट 500 सोल्जर के साथ में ये आरकोट को कैप्चर कर लेते हैं। अब यहाँ पे है ट्रिचिनोपोली में इस टाइम पे जब वल्लाजा को मारने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रूप्स और जो ये चंद साहिब है ये गए हुए थे, और द सैगी ट्रिचिनोपोली फोर्ट वाज इवेंचुअली लिफ्टेड एंड द टेबल्स टर्न्ड इन अप्रैल 1752। फ्रेंच टीम हैड टू सरेंडर। और यहाँ पे ट्रिचिनोपोली में ही क्या है, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सरेंडर करती है, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई तो चल रही है ना, जरूरी नहीं है रॉबर्ट क्लीव ही भाग के आया ना, बाकी आर्मी तो वहीं पे ही है ना, तो यहाँ पे लड़ाई तो चल रही थी, तो यहाँ पे जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सरेंडर करती है, क्योंकि इनको पता चलता है कि आरकोट में भी रॉबर्ट क्लीव ने क्या है, कैप्चर कर लिया है, और यहाँ पे भी ये वीक पड़ रहे थे, तो यहाँ पे भी ये हार ही रहे थे, तो यहाँ पे जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टीम है वो यहाँ पे सरेंडर करती है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में ट्रिचिनोपोली में क्या है, चंदा साहिब है। अब चंदा साहिब क्या है, वो भाग जाते हैं फ्लैट टू हिज होम टाउन तंजौर में चले जाते हैं, और मराठा आर्मी कैप्चर्ड तंजौर, और मराठा उधर से अटैक करके तंजौर को कैप्चर कर लेते हैं और किल कर देते हैं किसको, चंद साहिब को। अब आप देखो किसके पास ज्यादा पावर आ गई है, वहां पे उस साइड में रॉबर्ट क्लीव ने क्या है, आरकोट को कैप्चर कर लिया है। दिस टाइम कार्नेटिक नवाब्स बिकम वल्लाजा, और इस टाइम पे जो वल्लाजा है उनको कार्नेटिक का नवाब बनाया जाता है। सलाबत जंग फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और वल्लाजा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सलाबत जंग किसके साथ में है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के। ये क्या थे, कार्नेट, ये हैदराबाद के निजाम, मतलब हैदराबाद के निजाम है। ये किनके भाई हैं, ये नासिर जंग के भाई हैं, और इनके फादर कौन थे, आसिफ जा वन, जो हैदराबाद के निजाम थे। इनको कौन सपोर्ट कर रहा है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और वल्लाजा को कौन सपोर्ट कर रहा है, ये कार्नेटिक के नवाब है आज के टाइम में। मतलब जब हम ये मतलब अभी स्टोरी के हिसाब से जो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने, रॉबर्ट क्लीव ने क्या आरकोट पे कैप्चर कर लिया, आरकोट की गद्दी पे, मतलब क्या है, कार्नेटिक है ये, यहाँ पे कार्नेटिक की कैपिटल है ना आरकोट, तो वहां पे वल्लाजा को नवाब बना दिया, और ये किसके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। होप आपको ये जो स्टोरी है एक थोड़ा सा टच में तो आया होगा, कैसे थोड़ी लंबी तो बन गई वीडियो, बट कोई बात नहीं, एक जो कनेक्शन है पूरी स्टोरी का वो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अच्छा, अब ये सारे भाई यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया कंपनी इसके सपोर्ट में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इसके सपोर्ट में। आफ्टर डुप्लेक्स अटैक्ड फोर्ट सेट डेविड पे डुप्लेक्स अटैक करते हैं, बट द अटैक ब्लॉक बाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये अटैक को ब्लॉक कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। एंड क्लीव, रॉबर्ट क्लीव कैप्चर्ड फ्रेंच हेल्ड फोर्ट्रीज ऑफ पोवेलोंग और चिनलापेट इन द एंड ऑफ 1752 में। अब जो रॉबर्ट क्लीव है वो कैप्चर कर लेते हैं जो फ्रेंच के जो फोर्ट्स हैं ये वाले कोवलोंग और चिनलैप्ट इन द एंड ऑफ 1752 के एंड में ये कैप्चर कर लेती है ब्रिटिश इंडिया कंपनी, इनको फोर्ट को कैप्चर कर लेती है। अब डुप्लेक्स गए तो थे कब्जा करने, वो खुद अपने फोर्ट को खो के आ गए। अब डुप्लेक्स और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बैटल होती है। डुप्लेक्स फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हेड कर रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बैटल होती है, इनके बीच में बैटल होती है 1753 में। 3 बैटल हैपन इन ट्रिचिनोपोली में 3 बैटल होती हैं। फ्रेंच यहाँ पे हार जाते हैं। फ्रेंच कमांडर्स एम एस्ट्रूक वॉज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश टीम, और ब्रिटिश टीम के द्वारा जो फ्रेंच का कमांडर है उसको पकड़ लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है। डुप्लेक्स वॉज रिकॉल द फ्रांस। अब फ्रांस वहाँ पे जो बैठे हैं, जो इनके ऑफिसर्स हैं, जो बड़े हैं, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड, और गवर्नमेंट कहती है कि भैया डुप्लेक्स आपसे वहाँ पे इंडिया में नहीं संभाली जा रही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, आप वहाँ पे हार ही रहे हो हर जगह, तो इसलिए इनको वापस बुला लिया जाता है। हिज फेलियर एट ट्रिचिनोपोली, ट्रिचिनोपोली में सारी बैटल हार जाते हैं, इनके फेलियर को देख के इनको वापस बुला लिया जाता है। हैड फैटली अंडरमाइंड हिज पोजीशन, और डुप्लेक्स वॉज रिप्लेस बाय, किनके द्वारा रिप्लेस किया जाता है, एम गोडेह्यू के द्वारा इनको रिप्लेस किया जाता है, हु हैड ऑर्डर फ्रॉम फ्रांस टू निगोशिएट एन एंड टू द फाइटिंग, और वो ऑर्डर देते हैं कि भैया ये जो फाइट हो रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, इसको निगोशिएशन से इसको एंड किया जाए। इन जैन 1755 में कंडीशनल पीस ट्रीटी होती है। इन द ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी वॉज एग्रीड विच ऑफिशियली एंडेड द सेकेंड कार्नेटिक वॉर। जो ये सेकेंड कार्नेटिक वॉर है इसका एंड होता है कौन सी ट्रीटी के साथ में, ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी। हैदराबाद सलाबत जंग निजाम बनते हैं हैदराबाद के, ठीक है,
और जो कर्नाटक के नवाब हैं वो वल्लाजा बनते हैं। स्टोरी काफी लंबी थी बट होप आपको बेसिक समझ में आएंगे। जो काफी पॉइंट है वो आप देख लेना। बैटल ऐसा है, सेकेंड कार्नेटिक वॉर कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर वॉर थी। होप आपको इस वीडियो से थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया हुआ होगा सेकेंड कार्नेटिक वॉर का और एक रिवीजन भी हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।